बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुदरत ने जितने भी जानवर पैदा किए हैं और जितने भी पेशे वगैरह तश्कील दिए हैं, इससे कोई ना कोई अहमियत होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पोल्ट्री को देख लें, डेयरी प्रोडक्ट्स को देख लें, इनकी अपनी एक बहुत अहमियत है इंसान के सेहत के हवाले से। अगर आप इसे नॉर्मली बच्चों को देखें, छोटे बच्चे या कम उम्र कम से ना एडल्ट्स भी जो आ रहे हैं अब 15 ईयर्स के, वो भी डेयरी प्रोडक्ट से बहुत बचते हैं और इससे उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। यानी कि अगर दूध का इस्तेमाल करें जिसमें लैक्टोज होता है या दही का इस्तेमाल करें तो इनको वोमिटिंग हो जाती है, भूख बंद ख़राब हो जाती है, ब्लोटिंग फ्लैटस वगैरह हो जाते हैं, यानी पेट में गैस भर जाती है। तो कुदरती तौर पे इसका हल तो यही कहा जाता है कि लैक्टेज एंजाइम है, उसका यूज़ करते हैं, क्या उसकी पाउडर इस्तेमाल करनी पड़ती है, सप्लीमेंट्स में लैक्टेज हो, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। मगर जो लोग बचपन से थोड़ा दूध का आदी होते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स के आदी होते हैं, उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन नहीं होती। जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और पोल्ट्री है, बीफ है, चिकन है, कुदरती ज़राए हैं, स्पाइनक को देख लें, सलाद को देख लें, इन सब में फोलिक एसिड कुदरती तौर पे फोलेट की शक्ल में पाई जाती है। फोलेट बी विटामिन बी 9 को भी कहते हैं, यानी कि विटामिन बी 9 का जो जेनेरिक नेम है फोलिक एसिड यानी फोलेट कहलाता है। फोलेट बेसिकली इंसान के जो आयरन कंपोनेंट्स हैं, इसको पैदा करने के लिए प्रीकर्सर है, एक एंजाइम है। यानी कि जहाँ पर आयरन बॉडी में आपका आयरन कम होगा और फोलिक एसिड या फोलेट कम होगा तो आयरन पैदा भी नहीं सही तरह हो पाता। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं, तकरीबन 65% या 70% तक कह सकते हैं कि उनका कहना है कि हम खुराक खाते हैं जिस्म को नहीं लग रही। यानी कि वो एप्पल खाते हैं, केले इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज का जूस पीते हैं, लीवर का इस्तेमाल करते हैं, यानी चिकन का लीवर, बीफ का लीवर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कलेजी कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, मगर फिर भी उन्हें कब्ज़ की शिकायत होती है। नहीं, बाकी इफ़ेक्ट्स तो होते हैं जो कि आयरन की ज़्यादती में कब्ज़ हो जाती है, अगर आप सप्लीमेंटल फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हो जाती है। मटन का लीवर वो भी कब्ज़ कर देता है, लेकिन हर एक को नहीं करता, कुछ कुछ को कर देता है। क्योंकि मैंने ये इसी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हर एक को नहीं करता, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमें तो कुछ नहीं हुआ। बेसिकली वजह ये होती है कि उनकी जिस्म में उसके एंजाइम अच्छे होते हैं इसको हज़म करने के, तो वो फिर जिस्म से लग भी जाता है। लेकिन जिनको कुछ होता है, यानी कब्ज़ वगैरह हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ही हो जाते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि आयरन की मिक़दार सही नहीं रहती। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान के अंदर फॉलिक एसिड की मिक़दार कम होती है। फॉलिक एसिड नहीं होगा, आयरन का एंजाइम का प्रीकर्सर ही नहीं होगा, तो आयरन पैदा भी मुश्किल से होता है, बनता भी मुश्किल से है। बन जाएगा तो जल्दी डंपिंग ऑफ की पावर बढ़ जाती है इंसान की बॉडी की। इसकी भी मिसाल है कि कई लोग ऐसे मिलेंगे कि वो दवाई इस्तेमाल करेंगे, सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करेंगे आयरन के, तो उनका शिकायत होती है कि हमारी आयरन की लेवल सही है, यानी 14 पर मेंटेन है। जो ही वो उसको छोड़ते हैं तो उनका कहना है कि 9 पे लेवल चली गई, 10 पे चली गई, 7 पे चली गई, पीछे होना शुरू कर देती है। जब तक यूज़ करते रहेंगे दवाई को, सप्लीमेंट को, तब तक नॉर्मल रहते हैं, अदरवाइज़ फॉर उनकी लेवल ऑफ आयरन गिरने लग जाती है। अब वो इस तरह ध्यान नहीं देते कि उनकी फॉलिक एसिड की लेवल क्या है, कितनी फॉलिक एसिड जिस्म में मौजूद है। 400 माइक्रोग्राम से 5 मिलीग्राम तक इसकी डोज़ होती है जो होनी चाहिए पर डे के हिसाब से। इससे कम होती है तो फिर आयरन पैदा नहीं होता सही तरीके से, बल्कि कुछ देर के लिए होता है, बाय टाइम भी ये निकल जाता है, इंसान डंपिंग ऑफ हो जाती है। आरबीसी भी यही बनाता है, आरबीसी टूट जाते हैं तिल्ली में जाकर, स्प्लिन को वैसे ही ग्रेवयार्ड कहते हैं आरबीसीज का, तो उस वजह से नहीं पैदा हो पाता है, ब्लड में नहीं रहते। अब आयरन को पैदा करने के लिए पहले आपने फॉलिक एसिड की मिकदार को मेंटेन करना लाजमी है। फॉलिक एसिड सही तरीके मिकदार में होगा तो आयरन सही मिकदार में होगा, हीमोग्लोबिन सही तरीके से पैदा होगी। हीमोग्लोबिन सेट होगा तो आपको जो ब्लड एचबी लेवल है, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट में भी आ जाता है, वो बेहतरीन तरीके से आएगा। अब इसका जो फॉलिक एसिड है ये स्किन पे क्या फ़ायदे करता है, स्किन को ग्लो देता है, क्योंकि आरबीसी बढ़ा देता है। रेड पिगमेंट्स बढ़ेंगे तो फिर स्किन में ग्लो, रेडियंस, ग्लोइंग वगैरह आ जाती हैं। सेकंड, ये इतनी अच्छी बात है कि इंसान के जो हाफजा है, मेमोरी, वो भी फॉलिक एसिड और आयरन ही के मरहून मिन्नत है। अगर आयरन कम होगा, हेमोग्लोबिन कम होगी, ऑक्सीजन कैपेसिटी कम होगी, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स ही कम होंगे, तो आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो जल्दी थक जाएगा, यानी आप थकावट के शिकार हो जाएंगे। तीसरा ये आता है इसका बालों पे इसका इफेक्ट आता है। फॉलिक एसिड या फोलेट बालों का प्रोडक्शन में इस तरह की से बात देता है कि आपकी स्कैल्प जो है, यानी स्किन है, जिसके ऊपर बाल होते हैं, उसको डैंड्रफ से पाक रखता है, जिसकी वजह से मॉइस्चराइजिंग रहती है, कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे रहती है मॉइस्चराइजिंग।
फिर आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होता। अब हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है कि अक्सर लोग इसके सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, वो भी बेधड़क इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड यूज़ करेंगे और दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा इस्तेमाल करते हैं। कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन आपको डिपेंड करता है टेस्ट के बाद कि कितनी लेवल गिरी हुई है। अगर तो लेवल काफ़ी नीचे डिक्रीज आई है, बियॉन्ड रेंज से काफ़ी पीछे आई है, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप उसकी मिकदार खुराक को भी सेट करते हैं। अदरवाइज़ दिन में 1 गोली सप्लीमेंट की काफ़ी होती है, जो कि 5 मिलीग्राम की हो। सप्लीमेंट इससे अक्सर 400 माइक्रोग्राम के भी मिलते हैं, उसको इस्तेमाल कराते हैं ज़्यादा डिवाइडेड डोज में करके ज़्यादा, ताकि मिकदार खुराक पूरी हो जाए उस दिन के लिहाज से। अच्छा, जोड़ों में दर्द, इसमें भी आपका फॉलिक एसिड इस तरीके से काम करता है, जब ऑक्सीजन ब्लड में कम होगी तो सेल्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी, टिश्यूज डाई अप होना शुरू कर देते हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो जाती है बॉडी के अंदर, उतने टिश्यूज जो रिपेयर नहीं हो पाते। जब टिश्यूज रिपेयर नहीं हो पाते तो उस वजह से आपके गोडे, या जिसको जोड़ कहते हैं, जॉइंट्स, मफासिल कहते हैं तिब्बी ज़बान में, वीक हो जाते हैं। अब जो फ्लूइड होता है सल्यूबल फ्लूइड, यानी कि कुशन के टाइप ये काम करता है, जब हमारे घुटनों को, जोड़ों को रगड़ से बचाता है। इसको पैदा करने में भी आयरन का बड़ा किरदार है, क्योंकि खून का मेन पिगमेंट आयरन ही है। डब्ल्यूबीसी कम हो जाए, बढ़ जाए, आपको फील इतना नहीं होगा। अगर बढ़ जाएंगे इसका मतलब कि इन्फेक्शन है, कम हो जाए इसका मतलब कि वो भी इन्फेक्शन में आता है, मगर अगर थोड़ी सी रेंज ऊपर नीचे हो जाए तो इतना इशू नहीं होता। अलबत्ता आयरन का अगर रेंज ऊपर नीचे हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए तो बाकायदा बंदा इंसान फील करने लगता है, उसके स्किन से गर्माई निकलती है, या फिर पीली पड़ जाती है आयरन की कमी से। ज़्यादा हो जाए तो गर्माई निकलती है, रेड कलर की सी स्किन हो जाती है। ये चीज़ें हो जाती हैं। आँखों की ये जो विज़न है, इसमें फॉलिक एसिड बहुत कारआमद होता है। अब हमारे यहाँ एक और अच्छा ये काम निज़ाम ये चला है कि वो मछली के अंदर फॉलिक एसिड को ढूँढा करते हैं कि मछली खाते हैं, आयरन नहीं बन रहा, तो मछली में फॉलिक एसिड की मिकदार अभी तक नहीं आई। ये ओमेगाज़ बहुत हैं, विटामिन डी की भी कुछ मिकदार बताया साइंटिस्ट ने कि है उसके अंदर, मछली के अंदर कुछ स्पीशीज़ में है। फॉलिक एसिड जो है ये आपको लाजमी तौर पे, या जो है एनिमल मीट है इसी से लेना पड़ता है, या स्पेनक को लें, उसमें भी कम है, ब्रोकोलाई के अंदर भी है, ऑरेंज जूस के अंदर भी है, एप्पल के अंदर भी है, मगर काफ़ी कम मिकदार में पाया जाता है। इसीलिए जिनका थोड़ी सी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, उन्हें हम रिकमेंड करते हैं कि वो खुराक सी साइड कर लें। मगर जिनको ज़्यादा होता है उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वो थोड़ा सा दाद लें, सप्लीमेंट खाने की तरफ चलें। अब वो कहते हैं हमने कभी भी बचपन से अब तक दवाई नहीं खाई, तो अब मसला यह है कि उस वक्त दवाई नहीं खाई थी, अब खुराक के अंदर भी थोड़ी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, हाइब्रिड किस्म के बीज आ रहे हैं, तो अब यूज़ करनी पड़ जाती है। अगर ये अलग बात है कि माने ही नहीं कि भी हमें है ही नहीं, तो वो फिर एज बढ़ते बढ़ते वक्त के साथ साथ खुद ब खुद बॉडी को मना देता है कि ये मसला हो गया है, अब इसे कवर अप करें। अच्छा, प्रेग्नेंट जो वीमेन होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। उनके अंदर भी ये शिकायत होती है कि ना वो खूब के हम तो जूस पिला रहे हैं, मिल्क शेक पिला रहे हैं, खजूर के मिल्क शेक पिला रहे हैं, फिर भी उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी क्यों है? बेसिकली उनके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, इसी वजह से उनका आयरन कंटेंट कम रहता है। अब अगर आयरन कंटेंट कम रह जाए तो उससे फीटस पर, यानी कि बच्चे पे क्या नुकसानात होते हैं वो भी होते हैं, कि वह कमज़ोर पैदा होता है, फिर बचपन से लेके, यानी कि पैदाइश से लेके उसकी आखिरी उम्र तक आयरन का मसला ही रहता है, उसकी मिजाज सही नहीं रहती। थर्डली ये है कि कई लोगों का कहना है कि फॉलिक एसिड भी ठीक है, फेरिटिन लेवल भी ठीक है, जो कि हेमोग्लोबिन कैरिंग पिगमेंट्स, आयरन कैरिंग पिगमेंट्स हैं, फेरिटिन प्रोटीन्स हैं, ये भी ठीक हैं। फिर क्यों हमारी लेवल आयरन कमी तरफ क्यों जा रही है? ऐसा उनसे गुजारिश है कि एरिथ्रोपोएटिन लेवल का टेस्ट कराएं, जो कि हार्मोन है, वो भी आयरन का जिम्मेदार है कि आयरन की पैदाइश उसको फिर समय सेव करना है, क्योंकि बेसिकली आयरन का या किसी भी ब्लड पार्टिकल का, ब्लड कॉर्पसल का पैदा होना ये ख़ास बात नहीं है, वो तो हो जाते हैं। उनका जिस्म में ठहरना एक ख़ास बात होती है, जब तो ठहरे रहेंगे तो काम करेंगे, अगर जल्दी वो जिस्म से एक्सक्रीट ऑफ हो जाएंगे तो उनका वो फ़ायदा नहीं करते, यानी कि दोबारा आपको यूजुअली इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं दवाइयाँ, नॉर्मली रूटीन में इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। अब इसमें ये होता है कि अगर हमें पेशाब से आयरन जा रहा है तो आयरन नहीं, वो वैसे ब्लड जा रहा होता है, हीमोग्लोबिन आ रहा होता है, वो इन्फेक्शन की अलामत है। उसमें भी लोगों का कहना है फॉलिक एसिड को इस्तेमाल नहीं करते, उनके पेशाब में खून आ रहा है, तो इसका भी ताल्लुक, फॉलिक एसिड का ताल्लुक उस पेशाब पे खून से नहीं है, वो इन्फेक्शन होता है यूटीआई का, उसका ट्रीटमेंट करें, वो अलग से एक और थ्योरी चलती है उसकी, किस तरह उसका इलाज करना है या किस ब्लड को बचाना है। अब जिनके अंदर खून कम मिकदार में पैदा होता है, तो
हमारे यहाँ अक्सर लोग उसको WB अपना टेस्ट करा लेते हैं CBC का, उसके बाद कहते हैं कि हमारा HB लेवल तो ठीक आया है, लेकिन बाकी लेवल जो है हेमाटोक्रिट लेवल है, MCV लेवल है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अच्छा, कुछ लोग फॉलिक एसिड यूज़ नहीं करते, प्लेटलेट्स ना बढ़ जाएँ। तो फॉलिक एसिड प्लेट को पतला करने का ज़ामिन तो हो सकता है और है, लेकिन प्लेटलेट्स बढ़ाने में इसका कोई किरदार नहीं है। अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी ब्लड थिनर के साथ, जैसे विटामिन C, तो फिर यूँ कह सकते हैं कि वो थोड़ा-सा कोएगुलेशन में खराबी कर देता है प्लेटलेट्स की, लेकिन इस लेवल तक नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसी की तरफ या हेमरेज की तरफ ले जाए। अब ब्लड प्लेटलेट्स के काउंट एक अलग चीज़ है, फॉलिक एसिड एक अलग चीज़ है, दोनों के टेस्ट भी अलग-अलग होते हैं। यानी कि आप लैब में जाएँगे तो उनसे कहेंगे फॉलिक एसिड टेस्ट अलग करवाएँगे, HB लेवल का टेस्ट, CBC का टेस्ट अलग कराएँगे। CBC के अंदर HBC आ जाता है, HB आ जाता है, मगर टेस्ट आपको अलग-अलग करवाना पड़ेगा। एक ही के सारे टेस्ट नहीं आते क्योंकि अलग-अलग चीज़ें हैं। फॉलिक एसिड में एक सप्लीमेंट अगर यूज़ करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसके तकरीबन उसको खाने के आधा घंटे के बाद इस्तेमाल करें। खाली पेट कोई भी विटामिन इस्तेमाल करने से खतरा रहता है कि नौज़िया यानी मतली ना शुरू हो जाए, या कुछ को वर्टिगो हो जाता है, डिज़ीनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है। तो इस वजह से तो रिकमेंड यही किया जाता है कि खाने के आधा घंटे के बाद या 1-2 घंटे के बाद फिर ये तमाम विटामिन्स को, आयरन के हों, फॉलिक एसिड के हों, विटामिन C के हों, बी कॉम्प्लेक्स के हों, बाद में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जैसे कोलेजन है, केराटिन सप्लीमेंट्स हैं, इनको यूज़ कराते हैं हम लोग निहार मुँह या खाने से पहले, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये काम करते हैं, अच्छा हज़म हो जाते हैं। आज का नॉलेज हासिल करना और नॉलेज को सीखने की हिम्मत रखना भी बड़ी हिम्मत का काम है, बहुत जस्तजू का काम है। एक साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमें नासिर हो। अल्लाह।